सुप्रभात प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने पद परिचय के अंतर्गत, अव्यय के अंतर्गत हमने क्रिया विशेषण और संबंध बोधक के विषय में जाना था। आज हम समुच्चय बोधक के विषय में जानेंगे, पढ़ेंगे। समुच्चय बोधक बच्चों, समुच्चय बोधक हमारा जो है वो योजक या समुच्चय बोधक अव्यय प्रायः दो पदबंधों या दो उपवाक्यों को जोड़ने, विरोध बताने, कारण, परिणाम आदि बताने का कार्य तथा विकल्प बताने का कार्य करते हैं। तो समुच्चय बोधक यानी योजक। ठीक है बच्चों, अब इसके भेद के विषय में जानेंगे। इसके दो भेद हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक और व्यधिकरण समुच्चय बोधक। समानाधिकरण समुच्चय बोधक के अंतर्गत क्या आएगा बच्चों? वे योजक शब्द जो दो समान अधिकार वाले अंशों को जोड़ते हैं, जैसे और, या, किंतु, परंतु, अथवा आदि, उन्हें हम समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। अब समानाधिकरण समुच्चय बोधक के अंतर्गत जानेंगे इसके आगे सब पॉइंट्स, इसके आगे जो भेद हैं उन्हें जानेंगे। समानाधिकरण के जो भेद हैं, पहले हमने जाना कि समुच्चय बोधक के दो भेद हैं, समानाधिकरण और व्यधिकरण। अब समानाधिकरण के भेद जानेंगे। तो जो शब्द जोड़ने का कार्य करते हैं, आइए उनके विषय में जानते हैं। जोड़ने का कार्य, जैसे और, एवं, तथा, माता और पिता दोनों से आशीर्वाद लो, छात्र पढ़ाएंगे और अध्यापक पढ़ेंगे। तो यहाँ देखिए आप बच्चों, और का प्रयोग किया जा रहा है जोड़ने के लिए। माता और पिता को जोड़ा गया है, छात्र और अध्यापक को जोड़ा गया है। तो हम इसका पद परिचय कैसे देंगे? आइए जानते हैं। हम कहेंगे ये आविकारी है, आविकारी के अंतर्गत ये अव्यय है, अव्यय के अंतर्गत ये समुच्चय बोधक अव्यय है, समुच्चय बोधक अव्यय के अंतर्गत ये है समानाधिकरण समुच्चय बोधक है, और समानाधिकरण समुच्चय बोधक के अंतर्गत ये और शब्द द्वारा और योजक द्वारा माता और पिता को जोड़ने का कार्य किया जा रहा है, छात्र और अध्यापक को जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। तो बच्चों, आपने देखा कि कैसे हमने इन योजक शब्दों द्वारा जोड़ने का कार्य संभव किया। आगे देखते हैं विरोध प्रदर्शन का कार्य। इसके अंतर्गत जानते हैं मगर, पर, किंतु, बल्कि, परंतु आदि। विरोध प्रदर्शन यानी किसी चीज का विरोध करना। आगे देखते हैं, हम अपने वाक्यों पर दृष्टि डालते हैं। बोलो मगर धीरे से। अब देखिए, यहाँ पर हमें बोलने के लिए कहा गया है, लेकिन विरोध किया गया है तेज बोलने पर। कहा गया है बोलना कैसे है हमें? धीरे से बोलना है हमें। तो इलाज चल रहा है, पर ठीक से नहीं। तो विरोध पर लगाकर विरोध किया गया है। तो जानते हैं इनका पद परिचय हम कैसे देंगे? हम कहेंगे ये अविकारी है, अविकारी में अव्यय है, अव्यय के अंतर्गत ये समुच्चय बोधक है, समुच्चय बोधक के अंतर्गत ये समानाधिकरण समुच्चय बोधक है, और मगर और पर शब्दों द्वारा यह विरोध प्रदर्शन का कार्य कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, विकल्प दिखाने का कार्य। विकल्प यानी चॉइस। ठीक है, तो यहाँ पर या हम कहते हैं ना, आप रोटी खाओगे या चावल? तो या मतलब यू हैव चॉइस, विकल्प है आपके पास, आप दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। आप निबंध कीजिए या अनुच्छेद। ठीक है, या तो समझ रहे हैं आप विकल्प क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ हम? तो या, अथवा, न, कि, ये जो है ये विकल्प के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। मोहन या सोहन, कोई तो मिलेगा, मतलब यू हैव चॉइस, मोहन या सोहन। या तो मीरा जाएगी या उसकी बहन। तो दोनों के बीच में विकल्प दिया गया है, मीरा और उसकी बहन के बीच में। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? अविकारी। अविकारी के अंतर्गत हम लिखेंगे
अव्यय, अव्यय के अंतर्गत हम क्या कहेंगे? अव्यय के अंतर्गत हम कहेंगे समुच्चय बोधक, फिर कहेंगे समानाधिकरण समुच्चय बोधक, फिर हम बताएंगे कि ये जो है या और या शब्द द्वारा मोहन और सोहन में विकल्प का कार्य किया जा रहा है और मीरा और उसकी बहन में विकल्प दिखाने का कार्य किया जा रहा है। आशा है आप समझ रहे होंगे। परिणाम प्रदर्शन का कार्य, परिणाम क्या होता है बेटा? परिणाम का अर्थ है रिजल्ट, ठीक है? तो अतः, इसलिए, नहीं तो, अन्यथा आदि। तो मेहनत करो, नहीं तो फेल हो जाओगे। अब देखिए यहाँ पर आपकी मेहनत करने का परिणाम आपको मिलेगा कि आपके अंक अच्छे आएँगे और अगर नहीं करेंगे तो आप फेल हो जाएँगे। देर से पहुँचा इसलिए विमान छूट गया। अब देखिए उनके देर से पहुँचने का उनको परिणाम क्या मिला कि उनका विमान छूट गया, उनका जहाज छूट गया, ठीक है? एरोप्लेन छूट गया। तो यहाँ पर आपने देखा कि इसलिए आदि शब्दों द्वारा यहाँ परिणाम प्रदर्शन का कार्य किया जा रहा है। तो अविकारी, अविकारी में अव्यय, अव्यय में समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय में समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय और यहाँ पर परिणाम प्रदर्शन का कार्य किया जा रहा है, इसलिए योजक द्वारा। अब आगे देखिए हमने आपको बताया समुच्चय बोधक के 2 भेद हैं। अभी तक जो भेद हमने पढ़े वो सारे समानाधिकरण के अंतर्गत थे। अब व्यधिकरण के अंतर्गत समझेंगे बच्चों। व्यधिकरण के अंतर्गत हमारे व्यधिकरण समुच्चय बोधक प्रायः वाक्यों में प्रधान उपवाक्य तथा आश्रित उपवाक्यों के मध्य प्रयुक्त होते हैं। ठीक है बच्चों? अब इसके अंतर्गत क्या आता है? पहले तो आप ये समझ लीजिए कि उसमें 2 समान वाक्यों को जोड़ने का कार्य था। यहाँ पर एक प्रधान होगा और दूसरा आश्रित उपवाक्य होगा और उनके मध्य जो है व्यधिकरण समुच्चय बोधक प्रयोग में लाया जाएगा। हेतु बोधक, हेतु बोधक के अंतर्गत क्या आएगा? क्योंकि, इसलिए, इस वजह से, इस कारण, चूंकि, ये सब शब्द आएंगे बेटा। तो वह इसलिए नहीं आई ताकि तुम्हें बुरा ना लगे। तो एक बात दूसरी पे डिपेंडेड है, उसके ना आने का रीजन है कि तुम्हें बुरा ना लगे, मतलब आपको बुरा ना लगे इसलिए वह नहीं आई है। तो यहाँ पर क्या था? हेतुबोधक, एक बात दूसरी पर आश्रित, एक प्रधान और दूसरी आश्रित। आगे देखते हैं संकेत बोधक। इसके अंतर्गत क्या कैसे योजक आएंगे? यदि, तो, चाहे, तो भी, यद्यपि, तथापि आदि। यदि तुम मोबाइल खरीदोगे तो तुम्हें 20% डिस्काउंट मिलेगा। यद्यपि वह गरीब है तो भी कभी शिकायत नहीं करता। यद्यपि, तो भी, ठीक है? यदि, तो, ये क्या है? संकेत बोधक शब्द है। तो अविकारी, अविकारी में अव्यय, अव्यय में समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय में व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय और व्यधिकरण के अंतर्गत संकेत बोधक अव्यय। अगला देखते हैं स्वरूप बोधक। स्वरूप बोधक यानी किसी को इमेजिन करना, जैसे मानो, अर्थात यानी आदि। ऐसा लगा मानो बादल गरज रहे हैं। तो मानो शब्द हमें क्या बता रहा है? स्वरूप बोधक है, हमें बता रहा है इमेजिनेशन के लिए। और मैंने आपको कहा कि जब हम इमेजिन करेंगे, कल्पना करेंगे, मानो ऐसा, मानो वैसा, तो वो कहलाएगा स्वरूप बोधक। तो अविकारी, अविकारी में अव्यय, अव्यय में समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय में आप लिखेंगे आपका व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय और व्यधिकरण के अंतर्गत स्वरूप बोधक। आगे देखते हैं इसका अंतिम भेद जो है व्यधिकरण का, वो है बच्चों उद्देश्य बोधक। इसके अंतर्गत क्या आएगा कि, ताकि, जिससे आदि। माँ ने कहा कि कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। परिश्रम करो जिससे
कोई तुम्हारी शिकायत ना करे। अब यहाँ पर उद्देश्य दिया गया है कि भई आपको झूठ नहीं बोलना है, ठीक है? क्योंकि माँ ने कहा है और आपको परिश्रम करना है, नहीं तो कोई शिकायत कर देगा। तो ये उद्देश्य बोधक वाक्य हैं और इनका हम पद परिचय देंगे। हम कहेंगे ये अविकारी है, अव्यय है। अव्यय के अंतर्गत ये समुच्चय बोधक अव्यय है। समुच्चय बोधक के अंतर्गत ये व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय है। व्यधिकरण समुच्चय बोधक के अंतर्गत ये उद्देश्य बोधक है। तो ये इन पर आपको थोड़ा-सा ध्यान देना पड़ेगा, तभी आप इन्हें समझ पाएँगे। अगला जो हमारा अव्यय का भेद है, अव्यय का भेद, अभी तक हम समानाधिकरण और व्यधिकरण के भेद कर रहे थे, ठीक है? समुच्चय बोधक कर रहे थे। अब हम समुच्चय बोधक समाप्त कर चुके हैं, अब हम विस्मय आदि बोधक पर हैं। विस्मय, आश्चर्य, हर्ष, घृणा, पीड़ा, दुःख आदि मनोभावों को व्यक्त करने वाले शब्द, पद, विस्मय आदि बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे अरे, हाय, उफ, ओह आदि। ठीक है बेटा? अब देखिए यहाँ पर हमने आपको विस्मय आदि बोधक की तालिका दी है। इस तालिका के अनुसार आप देखेंगे विस्मय आदि बोधक अव्यय दिया गया है और उसके मनोभाव दिए गए हैं। अरे, ओह, है, क्या, है, ये आश्चर्य सूचक है। अगली पंक्ति में देखिए वाह! क्या खूब, लाजवाब, ये आपके हर्ष को, आपके आनंद को, आपके उल्लास को यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं। उफ़! ओह! हाय! हाय राम! ये आपकी पीड़ा को, आपकी ग्लानि को, आपके शोक को अभिव्यक्त कर रहे हैं। छी! छी! हट! धिक! ये हमारी घृणा को, तिरस्कार को प्रदर्शित कर रहे हैं। शाबाश! सुंदर! बहुत खूब! बहुत बढ़िया! ये आपकी प्रशंसा, तारीफ के लिए बोले जाने वाले शब्द हैं। बच के, हट के, सावधान। आपने देखा रिक्शे वाले चलते जाते हैं आगे वालों को धक्ते हुए और साथ में बोलेंगे बच के, हट के, सावधान, अपनी कोई घंटी नहीं बजाएँगे, ठीक है? और के अंतर्गत देखा आपने, अब अच्छा, ठीक, बहुत अच्छा, ये सहमति और स्वीकृति हमारे प्रदर्शन बोधक वाले जो शब्द हैं। हे, हे, ए, ओ, अजी, ये हमारे संबोधन आवाहन वाले शब्द हैं। तो आपको हमने तालिका के अनुसार पूरे इनके जो मनोभाव थे वो भी और जो विस्मय आदि बोधक अव्यय थे निश्चित करवाया। पर हम इसका उदाहरण देखेंगे, ये जो हमने तालिका की है, इसका उदाहरण देखिए। हाय राम! सिर फट जाता। तो इसको हमें अगर इसका पद परिचय देना है, इस अव्यय का, तो हम कहेंगे ये अव्यय है, अविकारी है, उसके अंतर्गत विस्मय आदि बोधक है। विस्मय आदि बोधक के अंतर्गत हाय राम! ये हमारी पीड़ा को प्रकट कर रहा है। ठीक है बच्चों? तो मैं कहती हूँ, "अरे! तुम आ गए?" तो अरे मेरे आश्चर्य को प्रकट कर रहा है। मैं कहती हूँ, "छी! कितने गंदे कपड़े हैं।" मेरी घृणा को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है? वाह, वाह! बहुत खूब! तो ये मेरी प्रसन्नता को प्रकट कर रहा है। तो इस प्रकार से हम इसमें आदि बोधक का पद परिचय देंगे। अंत में बेटा हमारे पास है निपात। निपात क्या है बेटा? निपात वे अव्यय शब्द हैं जो किसी पद या पदबंध के बाद लगकर उसके अर्थ में विशेष प्रकार का बल देते हैं। तो बल देना कैसे हो गया? अभी हम उदाहरण से समझेंगे और प्रमुख निपात जो उपयोग में लाए जाते हैं वो हैं भी, ही,
तो, तक, सदा, सिर्फ ये शब्द। आपको सिर्फ इन पर फ़ोकस करना है। अगर वाक्य में इन शब्दों का प्रयोग हो रहा है, तो आप उसे निपात की श्रेणी में रखेंगे। आइए कुछ उदाहरणों द्वारा जानते हैं। यहाँ पर मुझे घर तो जाना ही है। अब मैं कह रही हूँ मुझे घर जाना है, तो ये सिंपल बात है। मुझे घर तो जाना ही है। अब ये ही लगाते ही देखिए मेरी बात पर कितना ज़्यादा प्रभाव हो गया कि मुझे घर ही जाना है। तो यहाँ पर हमारा ये पाठ जो है वो समाप्त होता है और समय भी समाप्त होता है। आशा है आपको अव्यय के अंतर्गत पद परिचय समझ आया होगा। अगली कक्षा में इसका अभ्यास करेंगे। आपसे फिर मिलेंगे। धन्यवाद कक्षा में उपस्थित होने के लिए।